हेलो गाइस, वेलकम बैक। हंगरी आने के बाद आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा अगर आप वर्क परमिट के ऊपर आ रहे हो या फैमिली वीज़ा के ऊपर या किसी भी स्टूडेंट वीज़ा या किसी और कैटेगरी के वीज़ा के ऊपर आप हंगरी में आते हो। तो हंगरी आने के बाद का जो प्रोसेस होता है उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ों को माइंड में रख के चलना होगा, कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होगा, कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ आने के बाद अपना रेजिडेंस कार्ड कैसे पिक करना होगा, कौन सा बैंक अकाउंट ओपन करना चाहिए, हेल्थ केयर के अंदर आपको आगे कैसे यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर मैनेज करने चाहिए ताकि आपको हेल्थ केयर के लिए अलग से कॉस्ट पे ना करनी पड़े हॉस्पिटल्स में। और ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हंगरी आने के बाद के जो स्टेप्स हैं, कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए और किन चीज़ों को आपने अपने माइंड में रख के तो चलना होगा। तो चलेंगे आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम ज़ीशान आसिम है और मैं पिछले एक लंबे अरसे से हंगरी में मुकीम हूँ और मैं जो भी आपके साथ चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस की बेस्ड पे और जो ग्राउंड रियलिटी है उसकी बेस पे आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। हंगरी आने के बाद गाइस, सबसे जो पहले आपको चीज़ अपने माइंड में रखनी होगी वो ये कि यहाँ अगर आप किसी भी वीज़ा पे लैंड करते हो, टूरिस्ट वीज़ा को हटा के और कोई भी कैटेगरी का वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, फैमिली वीज़ा है या कोई भी और कैटेगरी का बिजनेस वीज़ा हो, तो यहाँ आने के बाद आपको इमिग्रेशन ऑफिस से या अपनी कंपनी से आपको रेजिडेंस कार्ड पिक करना होता है। क्योंकि जो आपके पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैंप होता है वो सिर्फ एक एंट्री के लिए, एक ट्रैवलिंग के लिए एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपके पासपोर्ट पे स्टैंप किया जाता है कि उसकी बेस पे आप ट्रैवल करके जाओगे हंगरी। लेकिन हंगरी एक मरतबा पहुंचने के बाद आपका जो वो वीज़ा होता है पासपोर्ट के ऊपर, उसकी वैल्यू फिर ख़त्म हो जाती है और फिर वैल्यू शुरू होती है आपके रेजिडेंस परमिट की, जो कि आपको इमिग्रेशन ऑफिस इशू करेगी। अगर तो आप वर्क वीज़ा पे आ रहे हो तो आपका जो रेजिडेंस परमिट है वो कंपनी के पास जाता है और फिर आपको जो रेजिडेंस परमिट है आपकी कंपनी से मिलेगा। अगर आप फैमिली वीज़ा पे आ रहे हो तो बुदापेस्ट की अगर स्पेशली बात की जाए तो फैमिली वीज़ा पे जो लोग यहाँ पे आते हैं इंडिया से, बांग्लादेश या पाकिस्तान से, तो उनको जो रेजिडेंस कार्ड मिलता है वो उनको या तो उनके पते पे आ जाता है, उनके एड्रेस के ऊपर। अगर एड्रेस पे ना आए तो जो सगदी उत्सव वाली इमिग्रेशन ऑफिस है, सगदी ऊत वाली, वहाँ पे जाके आपको पिक करना पड़ता है। बुदापेस्ट में 2 इमिग्रेशन ऑफिस हैं, पहले 3 होते थे, अब 2 रह गए। तो बुदाफुकी और सगदी ऊत वाली जो इमिग्रेशन ऑफिस है, तो जो फैमिली वीज़ा पे लोग यहाँ पे आते हैं हंगरी में, यहाँ आने के बाद उनको जो रेजिडेंस कार्ड है वो उनको सगदी ऊत वाली इमिग्रेशन ऑफिस से जाके उनको पिक करना होगा। क्लियर हो गई बात। उसके बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं हजरात, स्टूडेंट्स का भी नॉर्मली या तो यूनिवर्सिटी में आ जाता है, अगर यूनिवर्सिटी में ना आए तो वो आप जाके इमिग्रेशन ऑफिस से फिजिकली भी जाके पूछ सकते हो कि आपका रेजिडेंस परमिट कब तक आएगा या अभी तक क्यों नहीं आया। तो स्टूडेंट्स के लिए भी नॉर्मली सगदी यूथ से ही यूज़ किया जाता है, सगदी यूथ वाली इमिग्रेशन ऑफिस। नॉर्मली वर्कर्स के लिए बुदाफुकी इमिग्रेशन यूज़ की जाती है, वर्क वीज़ा वाले लोगों के लिए या बिज़नेस वीज़ा वाले लोगों के लिए या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए। तो नॉर्मली वर्क वीज़ा वाले लोगों का या तो कंपनी में आ जाता है, अगर कंपनी में नहीं आ रहा, कंपनी आपको टाल रही है कि अभी तक नहीं आया, कल आएगा, अगले महीने आएगा, तो आप फिज़िकली अपना पासपोर्ट लेके इमिग्रेशन ऑफिस जा सकते हो, बुदाफुकी वाली इमिग्रेशन ऑफिस में, और आप पूछ सकते हो कि आपका रेजिडेंस परमिट कहाँ पे और कब तक मिलेगा आपको। ठीक है। हंगरी आने के बाद सबसे पहले आपने अपना रेजिडेंस कार्ड पिक करना है। ठीक है, ये आपने पहली चीज़ अपने माइंड में रख लेनी है कि सबसे पहले आपने रेजिडेंस कार्ड अपना ले लेना है। दूसरी चीज़ ये होती है, बहुत से लोग क्या करते हैं आजकल, क्योंकि दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो लोग क्या करते हैं कि वो यहाँ आने के बाद बैंक ओपन नहीं करवाते। और बहुत से जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं हंगरी में, वो भी हमारे पास अक्सर केसेस आते हैं, तो उन लोगों के पास हंगरी का बैंक अकाउंट ही नहीं होता। उनके पास या तो ट्रांसफ़र वाइज का या रेवोलूट का या ये जो ऑनलाइन मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं उनके थ्रू वो अपनी चीज़ें की ख़रीदो फरोख्त करते हैं और हंगरियन बैंक्स को वो यूज़ नहीं करते, जो कि एक बहुत बड़ी एक आप लोगों की गलती है। अगर आप लॉन्ग टर्म रहना चाहते हो यूरोप के अंदर और आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए यूरोप के और आप ये चाहते हो कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना आए फ्यूचर में, तो कोशिश कीजिए कि आप हंगेरियन बैंक्स को यूज़ कीजिए। ठीक है, आप रेवोलूट के ज़रिए या रिवाइस के ज़रिए आप ख़रीदारी करते हो, लेकिन आपका एक बैक एंड पे आपका एक अकाउंट होना चाहिए हंगरी के अंदर जिसके अंदर थोड़े बहुत पैसे पड़े हों। आप इमिग्रेशन के कामों के लिए भी रेवोलूट या वाइस की ट्रांजैक्शंस को यूज़ कर सकते हो, उनकी स्टेटमेंट्स को आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो इतनी पॉजिटिव चीज़ नहीं मानी जाती कहीं पर भी।
कहीं पर भी वो इतनी पॉजिटिव चीज़ नहीं मानी जाती। इमिग्रेशन ऑफिस में भी आप सबमिट कर देते हो, आपका पॉजिटिव डिसीजन भी, हमारे बहुत से क्लाइंट्स हैं जिनका आ भी गया है रेवोलूट की स्टेटमेंट्स के ऊपर, ट्रांसफर वाइज की स्टेटमेंट्स के ऊपर। लेकिन मैं प्रेफर ये करता हूँ आपको कि आप हंगरी में रह रहे हो, हंगरी आने के बाद आपको एक हंगेरियन बैंक अकाउंट चाहिए होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी के ख्वाहिशमंद हो हंगरी में, या आप इवन के यूरोप के अंदर भी अगर लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी के ख्वाहिशमंद हो, तो हंगरी के अंदर आपका कोई अकाउंट है और वो लॉन्ग टर्म से चलता आ रहा है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ होती है आपकी। अगर आगे जाके फ्यूचर में आपने पीआर अप्लाई करनी है या सिटीजनशिप, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास हंगेरियन अकाउंट, एक पुराना हंगेरियन अकाउंट होना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले तो आपने रेजिडेंस कार्ड पिक करना है, सेकंड नंबर पर आपने अपना हंगेरियन बैंक अकाउंट ओपन करना है। अब कौन सा बैंक बेहतर है, ये भी एक क्वेश्चन होता है। तो बहुत से बैंक्स हैं यहाँ पे, ओटीपी है, राइफाइजन, एरस्ते, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे प्राइवेट्स बैंक्स हैं हंगरी के अंदर, यूनियन क्रेडिट है, मुख्तलिफ और भी बैंकों की यहाँ पे ब्रांचेज हैं। तो आपको जो बैंक सूट करता है आप वहाँ पे जाएं, जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से चलोगे, बाकी आप अपनी रिसर्च करके जाएं जहाँ भी जा रहे हो, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि राइफाइज़ाइन या फिर ओटीपी या फिर यूनिक क्रेडिट, इन तीनों बैंकों में से आपको एक बैंक चुन लें जो कि आप हंगरी में रखना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए। और आपने इंतहाई चीप पैकेज यूज़ करना है। आपको ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर बैंक के अंदर पैकेज होता है कि आपको कौन सा पैकेज चाहिए, कौन सा अकाउंट आपने ओपन करना है। और दूसरा ये कि आपको एक लिमिट दी जाती है, आप उस लिमिट के अंदर रहते हुए ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हो दूसरे बैंकों में। तो कोशिश कीजिए कि हंगरी आने के बाद आपने सेकंड नंबर पर अपना बैंक अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। तीसरे नंबर पर जो चीज़ है गाइस, वो आपने अपनी हेल्थ केयर के हवाले से आपने मोहतात रहना है, क्योंकि इतने दूर आप अपनी कंट्री से रह रहे हो और यहाँ पे खुदा न खास्ता आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है और आपको अस्पताल जाना पड़ जाता है, तो यहाँ पे इलाज बहुत महंगा होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव है। अगर खुदा न खास्ता आपकी कोई हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है या टूट जाती है, तो यहाँ उसका ख़र्चा लाखों में होगा। तो इतने पैसे आप जितने कमाओगे नहीं, उससे ज़्यादा आपके इलाज पर लग जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप हंगरी में काम कर रहे हो, तो फिर आप अपना ताय कार्ड बनवाओ, ठीक है। जो लोग, अब ताय कार्ड क्या चीज़ है और ये कैसे बनता है? ताय कार्ड कहते हैं, नॉर्मली ये हेल्थ कार्ड होता है, सादा लफ्ज़ों में ये एक आपका हेल्थ कार्ड होता है। और स्टूडेंट्स को जो नॉर्मली बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ भी प्रोवाइड करती हैं ताय कार्ड के लिए, उनके लिए प्राइवेट अपनी हेल्थ इंश्योरेंस परचेज़ करनी पड़ती है स्टूडेंट को, और फिर उस हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू वो ताय कार्ड अपना बनवा सकता है स्टूडेंट्स। सेकंड, वर्क वीज़ा वाले लोग जो हैं, उनको तो ऑफ कोर्स उनकी कंपनी टैक्स पे कर रही है, तो वो अपना ताय कार्ड अपनी कंपनी से बात करके वो बनवा सकते हैं। आपकी कंपनी आपको ताय कार्ड प्रोवाइड करेगी, या फिर अगर आप नहीं कर रही कंपनी, तो फिर आप जो तवा उत्साह 1C के ऊपर ताय कार्ड का, जो हेल्थ कार्ड का जो ऑफिस है, वहाँ पे जाकर भी आप अपने ताय कार्ड के बारे में पूछ सकते हो कि आपका ताय कार्ड क्यों नहीं आया अभी तक और वो कब आएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे प्रॉपर मैनेज हैं और आपकी कंपनी आपका टैक्स पे कर रही है, तो आपको वहाँ से ताय कार्ड ऑन दी स्पॉट भी मिल सकता है वर्क वीज़ा लोगों के लिए। फैमिली वीज़ा वाले लोग जो यहाँ पे रहते हैं, वो अपने बच्चों का या अपनी फैमिली का ताय कार्ड कैसे बना सकते हैं? हंगरी के अंदर अगर कोई बंदा ताय कार्ड अप्लाई करना चाहता है, तो ज़रूरी है कि वो हंगरी में कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हो। जो लोग फैमिली वीज़ा के ऊपर आते हैं, वो फैमिली के अंडर होते हैं, यानी कि उनके जो गार्डियंस होते हैं वो उनके पेरेंट्स होते हैं, या अगर कोई यहाँ पे कोई लेडीज़ आ रही हैं अपने हस्बैंड के एज ए स्पाउस, तो ऑफ कोर्स वो फैमिली वीज़ा के अंडर हैं, वो कोई काम नहीं कर रहे। तो इसलिए जब तक आप कोई काम नहीं कर रहे या स्टडी नहीं कर रहे, तो उस सिनेरियो में आप यहाँ पे ताय कार्ड सिर्फ उसी कंडीशन में बना सकते हो कि आप कोई प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस परचेज़ करो, या फिर आप अपने नाम पे कोई बिज़नेस रजिस्टर करवाओ और उस बिज़नेस के बिहाफ के ऊपर आप अपना ताय कार्ड यहाँ से, या हेल्थ कार्ड सॉरी, जिसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके नाम पे कोई बिज़नेस रजिस्टर है या आप अपने नाम पे कोई भी बिज़नेस एक्टिविटी ओपन करते हो, तो आप अपना हेल्थ कार्ड गवर्नमेंट से ले सकते हो, ठीक है। तो हेल्थ कार्ड के ऊपर आपने फोकस करना है। इसके बाद ज़रूरी होता है आपका टैक्स कार्ड। बहुत से ऐसे दोस्त हैं मेरे, या काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास जिनको 4 5 साल हो चुके हैं और अभी तक उनके पास टैक्स कार्ड नहीं है। तो टैक्स कार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपके पास टैक्स कार्ड भी आपका होना चाहिए, ज़रूरी चीज़ है। टैक्स कार्ड या तो आपको आपकी कंपनी से मिल जाएगा अगर आप वर्क वीज़ा पे आ रहे हो, अगर आप फैमिली वीज़ा या स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो, तो फिर आपको टैक्स ऑफिस, जो कि दोया जॉर्ज के ऊपर, बुदापेस्ट की बात कर रहा हूँ, जो कि दोया जॉर्ज के ऊपर ये बड़ा ऑफिस इनका है, लहलुत्सोश दोया जॉर्ज के कॉर्नर के ऊपर जो बड़ा ऑफिस है, वहाँ पे जाके आप अपना
टैक्स कार्ड अप्लाई कर सकते हो। टैक्स नंबर आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएगा और जो टैक्स कार्ड है वो आपके पते के ऊपर या आपके एड्रेस के ऊपर 1 महीने के अंदर अंदर गवर्नमेंट या टैक्स ऑफिस आपको सेंड कर देगी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, टैक्स कार्ड भी आपने बनवाना है। इसके अलावा गाइज आखिर में ये भी बताता चलूँ कि कौन सी सिम आपके लिए बेहतर है। बहुत से भाइयों को ये भी क्वेश्चन आता है कि सर कौन सा सिम कार्ड हमें परचेज़ करना चाहिए हंगरी आने के बाद। तो बड़ी जो कंपनीज़ हैं, एयरटेल हो गया, टेलीकॉम हो गया, इसके बाद आजकल कुछ नई कंपनीज़ भी हैं, न्यू वन और कुछ ऐसी कंपनीज़ भी हैं, टेलीकॉम भी है। तो कोशिश कीजिए कि आप या तो एयरटेल के साथ रहें, एयरटेल एक अच्छी कंपनी है, या वोडाफोन के पैकेजेस भी बहुत चीप आ रहे हैं आजकल। तो जिन लोगों के तो पुराने पैकेजेस चल रहे हैं यहाँ पे, वो या तो एयरटेल या टेलीकॉम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन नए आने वालों के लिए, जो नए अभी कमर्स आ रहे हैं, उनके लिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप वोडाफोन परचेज़ कीजिए। वोडाफोन के जो पैकेजेस हैं वो सस्ते पैकेजेस हैं और आपको चीप प्राइस में अच्छी क्वालिटी देखने को मिलेगी। तो ये सिम कार्ड के हवाले से बात हो गई। तो गाइज़ ये वो चीज़ें हैं जो कि यहाँ आने के बाद आपको ज़रूर आपने ये अपनी मैनेज करनी है। और दूसरी बात ये कि मैं सिम कार्ड की बात इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत से ऐसे हमारे दोस्त भी हैं यहाँ पे जो कि अभी तक अपने पुराने पाकिस्तानी नंबर्स के ऊपर व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप हंगरी में रह रहे हो और यहाँ पे आपने ऑफ कोर्स आगे जाके जॉब्स भी अप्लाई करनी है, आपने कल को कंपनी में जाके इंटरव्यूज़ भी देने हैं, आपने कोशिश करनी है कि हाथ पाँव मारोगे ऑफ कोर्स यहाँ आने के बाद कि आपको अच्छी जॉब मिल सके। तो जहाँ पर भी आप जाओगे आप अपनी सीवी उनको सबमिट करोगे, तो सीवी के अंदर आपने ये कोशिश करनी है कि आपने अपना हंगेरियन नंबर देना है। पाकिस्तानी नंबर अब यहाँ पे नहीं चलेगा आपका, ठीक है। वो आप व्हाट्सएप को भूल जाओ, बंद कर दो, अब नया व्हाट्सएप बनाओ हंगरी के नंबर के ऊपर। हंगेरियन नंबर आपने यूज़ करना है, हर जगह पे आपने अपना हंगेरियन नंबर देना है और उसी के ऊपर आपने कम्युनिकेशन करनी है। वाइबर आपने या व्हाट्सएप या बाकी की जो एप्लीकेशंस हैं वो आपने अपने उसी नंबर के ऊपर रजिस्टर करनी है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप दोस्तों के साथ शेयर करनी थी कि यहाँ आने के बाद आपने किन चीज़ों को माइंड में रखना है और किन चीज़ों को आपने लेके चलना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने मैनेज करने हैं। तो गाइज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से बहुत से भाइयों का भला होगा जो नए आने वाले हैं, और बहुत से ऐसे लोग जो ऑलरेडी हंगरी में रह रहे हैं तो उनको भी ये एडवाइस है कि वो भी अपनी इन चीज़ों के ऊपर गौर करें। बाकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे, ईमेल के ऊपर आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए हमारी, आप कॉल पे 1 to 1 बात करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी और उसके कुछ चार्जेस होते हैं जो कि आपको ऑनलाइन अदा करने होंगे। इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आप ईमेल लिख के अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और उसके बाद मैं खुद आपको कॉल करूँगा। वीडियो के आखिर में गाइस, आज 28 दिसंबर है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज 28 दिसंबर है। ऑफ कोर्स वीडियो अभी एडिट होकर आपके पास आएगी तो इसमें 2-3 दिन लग जाएंगे, मे बी आपको वीडियो न्यू ईयर पे मिले। तो आप तमाम भाइयों को, तमाम देखने वालों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच।